एक ऐसा केस जिसकी सच्चाई जब सामने आई तो इसने पूरे देश को चौंका दिया। जैसे जैसे चीजें सामने आती गईं, लोग सवाल पूछने पर मजबूर हो गए कि ऐसा हैवानियत का काम कोई करना तो दूर सोच भी कैसे सकता है। आज हम बात करेंगे निठारी केस के बारे में, जिसमें 20 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, जिसने 17 साल बाद एक बार फिर से पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका से सवाल पूछने को देश को मजबूर कर दिया है। निठारी गांव की D5 कोठी आजाद हिंदुस्तान के सबसे खौफनाक निठारी कांड में, निठारी मर्डर केस, निठारी कांड में ताला खुदा था, हमने वो भी देखा था, हड्डी भी देखी थी, कपड़े भी देखते, ये भी देखता, हम सब कुछ देखा था। उजाड़ दिया, सबके घर बर्बाद कर दिया, उसे जिंदा रहना चाहिए, उसे फांसी। साल 2003, निठारी, नोएडा के सेक्टर 31 का एक छोटा सा गांव। अचानक से यहाँ लड़कियां और बच्चे गायब होने लगे। लोगों ने पुलिस कंप्लेंट्स दर्ज कराई, पर पुलिस के द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। करीब 2 साल बाद यानी 8 फरवरी 2005 को रिम्पा हलदार नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, गायब हो गई। परेशान फैमिली मेंबर्स ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की कई नाकाम कोशिशें की, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इन बच्चों के गायब होने में जो एक कॉमन चीज सामने आई वो ये थी कि सारे विक्टिम्स उस एरिया के एक बंगलो D5 के आसपास से ही गायब हुए थे। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई कहानी थी, ये तो किसी को नहीं पता था। धीरे धीरे लोगों ने रिम्पा हलदार को भी बाकी बच्चों की तरह ही भुला दिया। करीब 1 महीने बाद मार्च 2005 में कुछ बच्चे D5 बंगले के पास क्रिकेट खेल रहे थे। तभी उन्हें पास के नाले से एक प्लास्टिक बैग मिला जिसमें कटा हुआ हाथ सामने आया। इत्तेफाक था या कुछ और, ये नाला D5 बंगले के जस्ट पीछे बहता था। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस ने इस हाथ को जानवर का हाथ बताकर मामले को रफा दफा कर दिया और गांव वालों से इस पूरे इंसिडेंट को भूल जाने को कहा गया। पुलिस ने एक बार भी सही से इसकी इन्वेस्टिगेशन तक नहीं की। तारीख 7 मई 2006, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। चारों तरफ चहल पहल थी। पायल नाम की एक लड़की घर से अपने पिता से कहकर निकलती है कि वो D5 बंगलों में काम के सिलसिले में जा रही है। शाम तक जब पायल घर नहीं आई तो उसके पिता नंदलाल उसकी तलाश में D5 जाते हैं, जहां इसका मालिक मनिंदर पढ़ेर, उसके नौकर माया, 2 ड्राइवर, माली और एक डोमेस्टिक हेल्पर सुरेंद्र कोहली रहता था। मनिंदर बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहता था और कभी कभी यहाँ रुका करता था। बताया जाता है उस दिन भी मनिंदर घर पर नहीं था। कोहली ने दरवाज़ा खोला और जब नंदलाल ने पायल के बारे में पूछा तो कोहली ने यह कहकर नंदलाल को वहाँ से भेज दिया कि पायल नाम की कोई लड़की तो यहाँ आई ही नहीं है। घबराए हुए नंदलाल तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं, पर पुलिस ने उनकी कंप्लेंट रजिस्टर करने से ही मना कर दिया। 1 महीने तक पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब नंदलाल नोएडा के SSP का दरवाजा खटखटाते हैं। SSP नोएडा के आदेश पर कंप्लेंट फाइल होती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। हैरानी की बात है कि पायल का अभी तक भी कोई अता पता नहीं चला था। फिर एक दिन पायल का फोन ऑन होता है और उसके IMEI नंबर के थ्रू जब पता लगाया जाता है तो शक की सुई जाती है पनेर के नौकर कोहली पर, क्योंकि पायल की लास्ट कॉल कोहली के साथ ही हुई थी। पुलिस कोहली को अरेस्ट कर लेती है, पर उसका मालिक मनिंदर पढ़ेर कुछ ही वक्त में उसे छुड़ा लेता है। एक तरफ पुलिस जो अभी तक कुछ पुख्ता पता नहीं कर पाई थी, दूसरी तरफ नंदलाल के सब्र का बांध टूट रहा था और 7 अक्टूबर 2006 को नंदलाल अपना केस लेकर कोर्ट के पास चले जाते हैं। कोर्ट की फटकार पर निठारी में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और 29 दिसंबर 2006 को पुलिस को D5 के पीछे जो नाला था उसमें प्लास्टिक बैग मिला जिसमें इंसान के कंकाल मिले। जब और अच्छे से सर्च किया गया तो पुलिस प्रशासन और वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। एक के बाद एक ह्यूमन स्केलेटन्स मिलते जा रहे थे। इसके बाद मनिंदर पढ़ेर और सुरेंद्र कोहली दोनों को ही अरेस्ट किया गया। इन्हें सिर्फ शक के आधार पर ही अरेस्ट किया गया था। पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे और किसी के घर के पास वाले नाले से कुछ कंकाल मिले हैं, इससे ये तो साबित नहीं होता कि खूनी वही दोनों हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई में कोताही के चलते नोएडा के SSP और SP समेत 7 और लोगों को सस्पेंड कर दिया, पर तब तक तो ये केस अपने आप में पूरे देश में सनसनी बनकर सामने आ गया था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी, देश के सामने चौंकाने वाले रहस्य खुल रहे थे, पर अभी सबसे खौफनाक सच सामने आना तो बाकी था। उत्तर प्रदेश सरकार पर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा था और 11 जनवरी 2007 को इस केस को CBI को सौंप दिया गया। इंटेरोगेशन स्टार्ट हुई और कोहली ने अपने कन्फेशन में कुछ ऐसी बातें कबूल की जिसे सुनकर शायद आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाए। कोहली ने बताया कि उसने 17 मर्डर किए हैं, जिसमें बच्चे और औरतें शामिल हैं। पहले वो बच्चों को लालच देकर घर में बुलाता, फिर उनके साथ रेप करता, उन्हें मारता और फिर बाथरूम में उनकी बॉडी के पीसेस करके उन्हें पकाकर खाता था और बचे हुए पार्ट्स को प्लास्टिक बैग्स में डालकर पीछे वाले नाले में फेंक दिया करता था। पूरे मामले की जांच के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई, जिसने इस केस को एक नया एंगल दिया। अभी तक सब यही सोच रहे थे कि ये सब कोहली का किया धरा है,
पर इस एक्सपर्ट कमेटी ने नोएडा पुलिस और सीबीआई की जांच पर ही कई सवाल उठा दिए। नोएडा के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार ने बॉडीज के पोस्टमार्टम से बताया कि जिस हिसाब से इन बॉडीज को प्रिसाइजली काटा गया है, इसमें ऑर्गन ट्रेड यानी मानव अंगों की तस्करी का एंगल भी उभर कर आता है और ऐसा पॉसिबल है कि ये मर्डर ऑर्गन ट्रेडिंग के लिए ही किए गए हों। कमेटी ने कुछ और सवाल भी पॉइंट आउट किए, जैसे कि इन पूरी किलिंग्स में कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है जिससे ये कंक्लूड किया जा सके कि ये किसी सीरियल किलर का काम है। एक बॉडी को डिकम्पोज होने में 3 साल का टाइम लगता है और ये बॉडीज की रिपोर्ट बताती हैं कि इनकी मौत सिर्फ 1 साल पहले हुई है। तो कैसे उनके बस कंकाल बचे हैं और बाकी के पार्ट्स कहाँ गए? कोहली ने ये तो माना था कि उसने सारे क्राइम दिन में किए हैं, पर यह काफी हैरानी की बात है कि 17-18 मर्डर होने पर भी आज तक किसी ने कोहली को ऐसा करते या कुछ भी सस्पिशियस नोटिस नहीं किया। कमेटी ने इन्वेस्टिगेटेड एजेंसीज को यह सजेशन दिया कि इस केस को आप सीरियल किलिंग की बजाय ऑर्गन ट्रेडिंग के एंगल से इन्वेस्टिगेट कीजिए। और ये काम सिर्फ एक आदमी का नहीं लगता है, इसमें और लोगों के शामिल होने की भी उम्मीद है। मानव तस्करी और ऑर्गन ट्रेड के एंगल से इस इन्वेस्टिगेशन का करना क्यों इतना जरूरी था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में 13 लाख से ज्यादा बच्चे और औरतें गायब हुई हैं और इन्हीं को ट्रैफिक करके कैसे सेक्स वर्क और ऑर्गन ट्रेडिंग में लगा दिया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे भी देख सकते हैं। अभी भी पुलिस के पास कोहली के कन्फेशन के अलावा एविडेंस के नाम पर कुछ नहीं था। कोहली ने एक तरफ सब कुछ कन्फेस तो कर लिया था, पर बताया जाता है कि उसने ये भी कहा था कि ऐसा करने के लिए उसे टॉर्चर किया गया है और इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में वैलिड नहीं माना जाता है। पर फिर भी उसके इस कन्फेशन को कोर्ट ने माना और बरकरार रखते हुए सजा भी सुनाई गई। 2 साल बाद 13 फरवरी 2009 सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने रिम्पा हलदार के मर्डर और रेप केस में कोहली को फांसी की सजा सुनाई। 10 सितंबर को मकान मालिक मनिंदर पनेर और कोहली को दूसरे केस पे फांसी की सजा सुनाई गई। पर जब ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट गया तो पनेर को बरी कर दिया गया और कोहली की सजा को बरकरार रखा गया। 12 सितंबर 2014 को कोहली को फांसी होनी थी। कोहली राष्ट्रपति जी से मर्सी पिटीशन की दरख्वास्त करता है, पर 20 जुलाई 2014 को इस मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया। फांसी के 4 दिन पहले यानी 8 सितंबर को रात 1 बजे कोर्ट कोहली की फांसी पर रोक लगा देता है और 12 सितंबर की हियरिंग में फांसी को 20 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया जाता है। वक्त गुजरता रहा और फांसी की सजा को टाला जाता रहा। 20 जुलाई 2017 को सुरेंद्र कोहली और मनिंदर पनेर को 16 में से 8वें केस में सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, पर 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोहली और पनेर को 12 केसेस में ये कहकर बरी कर दिया कि आज तक पुलिस कोई ऐसा एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाई है जो साबित करता हो कि ये मर्डर इन्होंने ही किए हैं। साथ ही जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद आफ्ताब की बेंच ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे केस को ऑर्गन ट्रेडिंग के ऑर्गेनाइज क्राइम से भटकाने के लिए सारे आरोपों को एक नौकर पर थोप दिया गया हो। ना तो सही से एविडेंस इकट्ठे किए गए हैं और ना ही एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन पर जांच की गई है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने इस केस के जरिए लोगों के साथ विश्वासघात किया है। कोहली और पनेर पर कुल 12 केसेस थे जिनमें उन्हें बरी किया गया है, जबकि कोहली पर अभी भी कुछ केस बाकी हैं जिसमें वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। 20 अक्टूबर को पनेर पूरी तरह से नोएडा जेल से बरी हो गया है। पर सवाल उठता है, अगर ये नहीं तो जिम्मेदार कौन है? आखिर कोई तो है जिसकी वजह से 19 मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या उस कातिल के साथ साथ वो प्रशासन भी इसका जिम्मेदार नहीं है, जो अगर वक्त पर कंप्लेंट सुन लेता तो शायद बात इतनी आगे ही न बढ़ती? या इसकी जिम्मेदार वो इन्वेस्टिगेटेड एजेंसीज नहीं है जो इतने सालों से इस बात का एविडेंस तक नहीं निकाल पाई कि जिसे वो आरोपी साबित कर रही हैं वो असल में आरोपी है भी, या बस किसी को बचाने के लिए उन्हें बस बलि का बकरा बनाया जा रहा है? और ये जो होता आया है कि क्राइम होने पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, अरेस्ट हुआ तो कार्रवाई सही से नहीं हुई। इसमें वो गरीब आदमी क्या करे जिसे ना तो कानून की वो वोकैबुलरी याद है और ना किसी बड़े आदमी की सपोर्ट उसके साथ है? क्या उसके बच्चे के गायब होने की वैल्यू इतनी भी नहीं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन टाइम पर करे? या उस परिवार के चिराग की जिंदगी की कीमत कुछ बड़े और नामी लोगों की भैंसों से भी कम है, जिनकी चोरी होने पर स्टेट पुलिस रात दिन एक कर देती है? सवाल का जवाब आप पर छोड़ता हूँ, कमेंट करें या ना करें, पर इस बारे में सोचिएगा जरूर। रिम्पा हलदार और पायल के साथ जो कल हुआ है वो आने वाले कल में किसी के साथ भी हो सकता है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, जल्द ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।